14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात, जब तारीख ने एक ही वक्त में दो बार करवट ली, दो जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, इंडिया और पाकिस्तान। ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, आपको आज़ादी मुबारक। एरिया और पॉपुलेशन के लिहाज से दोनों अलग अलग थे, लेकिन रिसोर्सेज तकरीबन एक जैसे, चैलेंजेस भी कॉमन और आज़ादी के बाद ख्वाब भी एक जैसे थे। लेकिन आज तकरीबन 80 साल के बाद ऐसा लगता है कि इंडिया जीत चुका है, वो चांद पर पहुंच चुका है, यहाँ तक कि अपने पुराने आका बरतानिया को पीछे छोड़कर दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से एक बन गया है। अब तो लोग इसे नेक्स्ट सुपर पावर कह रहे हैं। और पाकिस्तान, वो आज अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। इकोनॉमी IMF की दी गई ऑक्सीजन की मदद से वेंटिलेटर पर चल रही है और पॉलिटिक्स हाइब्रिड निज़ाम से चल रही है। दुनिया कहती है इंडिया बहुत आगे निकल चुका है और पाकिस्तान उसके करीब भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन एक मिनट, मई 2025 में वो हुआ कि दुनिया हैरान रह गई। ऑन पेपर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फौज, जिसका साइज ही नहीं बजट भी पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है, जंग के मैदान में क्यों हार गई? अगर इंडिया इतना कामयाब है तो कई गुना छोटे दुश्मन से कैसे शिकस्त खा गया? It was agreed between them that both sides would stop all firing. और अगर पाकिस्तान इतना ही नाकाम मुल्क है तो उसने ये जंग कैसे जीत ली? डेमोक्रेसी ने इंडिया को मजबूत किया है या अंदर से खोखला कर दिया है? और डिक्टेटरशिप और हाइब्रिड निज़ाम ने पाकिस्तान को कमजोर किया है या इसे लड़ना सिखाया है? आज इनकलाब पर बात करेंगे इन दोनों जुड़वा मुल्कों की अपब्रिंगिंग के बारे में। जानेंगे कि किस तरह पॉलिटिक्स, रिलीजन और इकोनॉमी के फैसलों ने दो बिल्कुल मुख्तलिफ कौमों को जन्म दिया। ये कहानी है दो मुल्कों की जो एक साथ पैदा हुए लेकिन अलग अलग रास्तों पर चले, ऐसे रास्तों पर जिनकी मंजिल भी शायद बिल्कुल अलग होगी। लेकिन इससे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके फ्यूचर, उसकी पर्सनैलिटी का फैसला सिर्फ उसकी जीन्स पर नहीं बल्कि उसकी अपब्रिंगिंग यानी परवरिश पर होता है। जब पाकिस्तान और इंडिया पैदा हुए तो दोनों के पास मौका था कि वो अपना नसीब खुद लिखें, लेकिन पहले 10 साल में दोनों ने जो फैसले किए उनकी वजह से उनके रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। इंडिया ने चुना जमहूरियत का रास्ता और पाकिस्तान भटक कर उस रास्ते पर निकल गया जिसे हम आज हाइब्रिड निज़ाम और एलीट का राज कहते हैं। तो गलती हुई कहाँ? असल में किसी भी मुल्क को चलाने के लिए सबसे पहले गेम के रूल डिसाइड करने पड़ते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आइन बनाना पड़ता है। इंडिया ने वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दिन रात एक करके सिर्फ 2.5 साल में आइन बना दिया और 26 जनवरी 1950 को फैसला हो गया कि इंडिया एक सेकुलर डेमोक्रेसी होगा जहां पार्लियामेंट सुप्रीम होगी और रूलर जनता के वोट से आएगा, यानी गेम के रूल सेट हो गए। लेकिन पाकिस्तान में ये अमल समझें एक डरावना ख्वाब बन गया। कायदे-आज़म पाकिस्तान बनने के बाद सिर्फ 1 साल ही जिंदा रह सके। लियाकत अली खान 4 साल में शहीद कर दिए गए और पीछे जो रह गए इस बहस में पड़ गए कि मुल्क का सिस्टम क्या होगा, इस्लामी या सेकुलर, प्रेसिडेंशियल होगा या पार्लियामेंटेरियन। इंडिया ने 2.5 साल में कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, जबकि पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 9 साल लग गए। पाकिस्तान का पहला आइन यानी संविधान 1956 में बना। चले बंद तो गया, लेकिन यहाँ एक नया मसला खड़ा हो गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 2 साल ही चला और 1998 में इसे तोड़ दिया गया क्योंकि मुल्क में डिक्टेटरशिप आ गई थी, यानी पाकिस्तान पहले ही दिन से बगैर ज़ाब्तों के चल रहा था। लेकिन जब रूल बने तो ज़्यादा दिन नहीं चल सके। और ये बात याद रखें, जहाँ रूल नहीं होते वहाँ जीतता वही है जिसके हाथ में डंडा होता है। दूसरा और शायद सबसे बड़ा फ़र्क था इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक सोशलिस्ट माइंड रखते थे। समझते थे कि अगर जमहूरियत यानी लोकतंत्र को मजबूत करना है तो चंद सौ खानदानों की मोनोपोली खत्म करना होगी। 1950s में जमींदारी एबोलिशन एक्ट पास कर दिया और सदियों पुराने जागीरदारा निज़ाम की कमर तोड़ दी। ज़मीनें जागीरदारों से लेकर किसानों में तकसीम कर दी गईं। इसका नतीजा ये निकला कि इंडिया में एक मजबूत मिडिल क्लास पैदा हुई। आम लोग सियासत में आए। लाल बहादुर शास्त्री जैसा एक गरीब स्कूल टीचर और नरेंद्र मोदी जैसा एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सका। और पाकिस्तान
पाकिस्तान में माजरत के साथ मुस्लिम लीग की लीडरशिप में ज़्यादातर जागीरदार और नवाब थे। वो अपनी ही कब्र कैसे खोदते। इसीलिए पाकिस्तान में कभी लैंड रिफॉर्म्स हो ही नहीं सकी। किसान गुलाम रहा और वडेरा और जागीरदार बादशाह। यही वजह है कि पाकिस्तान की सियासत आज भी चंद खानदानों के हाथों में है। ये जमहूरियत नहीं, समझे खानदानी बादशाहतों का एक क्लब है जिसमें इक़्तिदार उन खानदानों के लिए म्यूजिकल चेयर का खेल है। और तीसरा फैसला कुन मामला फौज का किरदार। इंडिया में शुरू से सेना को राजनीति से दूर रखा गया, आर्मी चीफ के प्रोटोकॉल को कम किया गया और हर वो कदम उठाया गया जिससे फौज की ताकत कम हो और वो पार्लियामेंट से ज़्यादा पावरफुल ना हो सके। यही वजह है कि इंडिया में कभी मार्शल लॉ नहीं लगा, या यूं कह लें कि उनकी सेना में इतना दम ही नहीं था कि वो ऐसा कर पाएं। लेकिन पाकिस्तान में कहानी उलट थी। एक तो सियासतदान कमज़ोर थे, उनकी आपस में लड़ाइयाँ थीं, फिर जागीरदाराना माइंडसेट भी डेमोक्रेटिक सोच नहीं रखती थी। इसीलिए पॉलिटिक्स के मैदान में एक ज़बरदस्त वैक्यूम पैदा हुआ जिसे पुर किया सबसे बड़ी ताकत यानी फ़ौज ने। 1958 में आज़ादी के सिर्फ 11 साल और पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनने के सिर्फ 2 साल बाद जनरल अयूब खान ने पहला मार्शल लॉ लगा दिया। ये वो दिन था जब पाकिस्तान की किस्मत पर मोहर लग गई। कहते हैं अंग्रेज आर्मी चीफ जाते हुए अयूब खान को नसीहत कर गया था कि पॉलिटिशियंस को कभी आर्मी से ज़्यादा पावरफुल नहीं होने देना। उसके बाद से आज तक पाकिस्तान का सिस्टम हमेशा हाइब्रिड रहा। कभी वर्दी वाले खुलकर सामने आ जाते तो कभी शेरवानी को आगे कर दिया जाता। हर सूरत में असल ताकत हमेशा फौज के हाथों में रही। वैसे ये बात भी अहम है कि पाकिस्तान को पहले दिन से इंडिया से खतरा था, इसीलिए ना चाहते हुए भी पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी स्टेट बनना पड़ा। तो ये थी वो बुनियाद, वो परवरिश जिसने दोनों कंट्रीज का फ्यूचर अलग कर दिया। इंडिया ने डेमोक्रेसी का मुश्किल रास्ता चुना जिसमें अफरा तफरी तो बहुत थी, लेकिन लॉन्ग टर्म में पायदार रास्ता था, जबकि पाकिस्तान ने शॉर्टकट का इंतखाब किया। सिस्टम नहीं, पावरफुल पर्सनैलिटीज का रास्ता। रिजल्ट ये निकला कि एक मुल्क आगे बढ़ गया और दूसरा पीछे रह गया। लेकिन क्यों और क्या इंडिया हर चीज में वाकई आगे है या ये सिर्फ नंबर्स का खेल है? आइए अब एक और एंगल से देखते हैं। अगर टाइम मशीन हो और आप 60s में जा सकें तो शायद आपको देखकर यकीन नहीं आएगा कि उस जमाने में सिक मैन ऑफ साउथ एशिया पाकिस्तान नहीं बल्कि इंडिया था। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो इतनी तेजी से तरक्की कर रही थी कि इसे तरक्की का मॉडल समझा जा रहा था। साउथ कोरिया अपने इकोनॉमिक प्लान के लिए पाकिस्तान के 5 ईयर प्लान को कॉपी कर रहा था। पाकिस्तान का रुपया बहुत ही मजबूत था। उसकी एयरलाइन PIA दुनिया की बेहतरीन एयरलाइनों में से एक थी। दूसरी तरफ इंडिया फंसा हुआ था। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जी हाँ, रिफॉर्म से इंडियन इकोनॉमी की जो आगे बढ़ने की रफ्तार थी इसे यही कहते थे, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। मतलब एक सुस्त सोशलिज्म से इंस्पायर्ड इकोनॉमी जहां लाइसेंस राज था और तरक्की की रफ्तार ऐसी थी जैसे कछुआ, बल्कि घूंगा। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया, ऐसा मोड़ जिसमें कछुआ खरगोश से आगे निकल गया। सन 1991 में जब इंडिया का दिवालिया निकलने वाला था, तब मरने से बिल्कुल पहले उसने अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोल दिया। समझे वजीर खजाना मनमोहन सिंह ने एक स्लीपिंग जायंट को जगा दिया। IT सेक्टर्स, सर्विसेज और इंडस्ट्रीज दिन दोगुनी रात चौगनी स्पीड से बढ़ने लगी। We shall pay any price, bear any burden, make any sacrifice to realize those dreams. India is on the move again. We shall make the future happen. और बिल्कुल यही वो दौर था जब पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री के बदतरीन पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा था। कुछ ही अरसे में 1 2 नहीं 4 हुकूमतें गिराई गईं। बेनज़ीर और नवाज शरीफ के दरमियान म्यूजिकल चेयर का गेम शुरू हो गया। मुल्क के मामलात में कंटिन्यूटी ख़त्म हो गई, अनसर्टिनिटी बढ़ती चली गई। और ये बात आप जानते ही हैं कि इकोनॉमी के लिए सबसे अहम चीज़ होती है सर्टिनिटी। वो नहीं थी तो पाकिस्तान की रेटिंग तेज़ी से गिरने लगी। और यहाँ बड़ी गलती ये हुई कि पाकिस्तान ने लोन और एड को अपनी इकोनॉमी बना लिया। समझे, इकोनॉमी एक दलदल में फंस गई और आज तक फंसी हुई है। आज इंडिया तकरीबन $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। उधर पाकिस्तान IMF के वेंटिलेटर पर चल रहा है और हर कुछ महीने बाद इसे एक नए ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है, यानी IMF के लोन की नई इंस्टॉलमेंट की। कछुआ जीत गया और खरगोश अब रास्ता भटक चुका है। लेकिन एक मिनट, क्या वाकई इंडिया जीत गया है? हम मोटे मोटे नंबर्स तो देख रहे हैं, GDP का सुनहरी पर्दा भी नज़र आ रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या है? इसके पीछे देखें तो वही बदसूरत हकीकत नज़र आएगी जो पाकिस्तान में दिखाई देती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसमें दोनों का हाल एक जैसा है। फिर दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में से एक होने के बावजूद
इंडिया का हाल ये है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो 102वें नंबर पर है। आज भी वहाँ करोड़ों बच्चे, औरतें, बल्कि मर्द भी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। ये अमीर इंडिया है जिसके पास अपने ही गरीबों को देने के लिए साफ पानी, इज्जत की रोटी नहीं। और पाकिस्तान, यहाँ भी हालात ख़राब हैं। 2.5 करोड़ बच्चे आज भी स्कूल नहीं जाते। मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में पीने का साफ पानी नहीं, और भूख वो भी यहाँ बहुत है। हंगर इंडेक्स में 106 नंबर पर। फिर और भी बड़े मसाइल हैं, गिनने बैठें तो वीडियो की लंबाई घंटों में चली जाएगी। तो 100 बातों की एक बात यह है कि दोनों देशों ने अपनी ही जनता को धोखा दिया है। इंडियन सरकार के पास पैसे हैं, लेकिन इसे बांटने का निज़ाम या शायद नीयत नहीं, जबकि पाकिस्तान के पास तो सिरे से पैसे ही नहीं हैं। ये था दोनों मुल्कों की इकॉनमी का फ़र्क। लेकिन एक दूसरा बड़ा फ़र्क भी है, वही जिसकी बुनियाद पर बंटवारा हुआ, वो है मज़हब का फ़र्क। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, लेकिन वहाँ इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन बनते बनते बरसों लग गए। तो इंडिया, जिसने सेकुलरिज्म का वादा किया, वो आज भी अपना रास्ता खो बैठा है। पाकिस्तान तो 1980s में एक ख़तरनाक रास्ते पर चल पड़ा, मज़हब को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, और मुल्क अफ़गान जिहाद के लिए नर्सरी बन गया। फिर 2001 के बाद अमेरिका की वॉर ऑन टेरर में अलाई हो गया। नतीजा ये निकला कि जो बंदूक दूसरों के लिए बनाई थी, उसका रुख अपनी ही तरफ हो गया। मस्जिदों में धमाके, मज़ारों पर हमले, सिक्योरिटी एहलकारों समेत 80,000 से ज़्यादा जानों का नुकसान। इकॉनमी के साथ जो हुआ उसका तो अंदाज़ा ही नहीं कि कितने बिलियन डॉलर ज़ाया हुए। यानी पाकिस्तान ने इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में बहुत ही भारी कीमत चुकाई। और जब पाकिस्तान को समझ आ गई, वो सही रास्ते पर चलने की कोशिश करने लगा। तब इंडिया इस रास्ते पर चल पड़ा जिस पर कभी पाकिस्तान गामजन था। वो इंडिया जो हमेशा पाकिस्तान पर तंज करता था कि वो थ्योक्रेसी है, लेकिन आज वो खुद क्या बन रहा है। हाँ, मस्जिदों मंदिरों में धमाके नहीं होते, लेकिन जो हो रहा है वो धमाकों से कम भी नहीं। आज इंडियन स्टेट खुद एक रिलीजियस आइडेंटिटी हिंदुत्व को थोप रही है। यहाँ तक कि स्कूल की किताबों से मुग़ल तारीख निकाली जा रही है, शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, मुसलमान और दूसरी अक़लियत सेकंड ग्रेड सिटीज़न बन चुकी है। और तो और औरंगज़ेब की कब्र, बल्कि ताजमहल तक को गिराने की बातें हो रही हैं। आज पाकिस्तान और इंडिया में फ़र्क बस इतना है कि पाकिस्तान में स्टेट के खिलाफ बंदूक उठती थी, इंडिया में स्टेट ने खुद लाठी उठा ली है। यानी इंडिया और पाकिस्तान दोनों मजहबी जुनून के बुखार में मुब्तला हुए। पाकिस्तान बिस्तर पर पड़ा रह गया, जबकि इंडिया का बुखार दिमाग पर चढ़ गया, और इसे समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या ऑल फॉल बक रहा है। फिर कमज़ोर इकॉनमी और बीमार समाज, इन मसाइल के साथ पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे के खिलाफ हथियारों के अंबार लगा दिए। असलहे की दौड़ शुरू हो गई, आवाम के पेट काट कर टैंकों और जहाज़ों में फ्यूल भरा गया। और जब मई 2025 में ये हथियार चलाने का वक्त आया, तो रिज़ल्ट वो नहीं था जो आप समझ रहे हैं। दुनिया ने देखा कि जंग सिर्फ बजट और साइज से नहीं जीती जाती। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फौज हार गई। इकोनॉमिकली एक तबाहाल मुल्क ने मैदान मार लिया, लेकिन कैसे? ये है साउथ एशिया का सबसे बड़ा पैराडॉक्स। दो मुल्क जो अपने बच्चों को पेट भरकर खाना नहीं खिला सकते, उन्हें अच्छी तालीम नहीं दे सकते, लेकिन एक दूसरे को मारने के लिए दुनिया के महंगे तरीन हथियार जरूर खरीद सकते हैं। यानी भूखे पेट हथियारों की नुमाइश। ये असलहे की ऐसी दौड़ में लग गए हैं जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं। लेकिन ये रेस शुरू किसने की? तारीख बताती है कि साउथ एशिया में हथियारों की हर दौड़ का आगाज इंडिया ने किया। 1974 में वही था जिसने पहला एटमी धमाका किया। तब पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने तारीखी जुमला कहा था, हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। ये शौक नहीं था, ये पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला था। उसकी मजबूरी थी, क्योंकि जब आपका पड़ोसी भेड़िया हो तो आप भेड़ बनकर नहीं रह सकते। लेकिन इंडिया के पास पैसा ज़्यादा, रिसोर्सेज ज़्यादा, ऑप्शन ज़्यादा, और उसकी दुनिया भर में दोस्तियां भी ज़्यादा थीं। उसने ऑन पेपर दुनिया की ऐसी फौज बना डाली जो अनबीटेबल लगती है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत है। उसका डिफेंस बजट पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा है। उसके पास रफाल जैसे फाइटर प्लेन्स हैं, S-400 जैसा वर्ल्ड क्लास एयर डिफेंस सिस्टम है, और तो और उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं। अगर नंबर्स देखें तो जंग शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन भाई, जंगें कैलकुलेटर पर नहीं, मैदान में लड़ी जाती हैं। मई 2025 में जब दोनों फौजें लड़ी तो दुनिया ने देखा कि साइज डजंट मैटर। इंडिया को ऐसी नाकामी का सामना करना पड़ा कि मॉडर्न हिस्ट्री में इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों हुआ? उसकी दो बड़ी वजूहात थी। पहली वजह
तजुर्बा। पाकिस्तान की फौज पिछले 20 साल से मुसलसल जंग की हालत में है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ने इसे मजबूत बना दिया है। इसे ये भी पता है कि गोली या गोला कैसे चलाना है और वो भी जानते हैं कि इससे बचना कैसे है। दूसरी तरफ इंडिया है जिसने कई दिहाइयों से कोई जंग नहीं लड़ी। वो एक बड़ी ट्रेडिशनल और सच कहूँ तो सुस्त सेना बन चुकी है जिसका काम सिर्फ परेड करना है बस। और परेड में भी उनकी तान मोटरसाइकिल पर सर्कस वाले करतब दिखाने पर पहुंचकर टूट जाती है। ये किसी भी मॉडर्न जंग के लिए तैयार आर्मी बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी वजह थी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके दुनिया के महंगे तरीन खिलौने तो ले लिए, रफाल और अपाची हासिल कर लिए, लेकिन पाकिस्तान ने स्मार्ट वॉरफेयर पर फोकस रखा हुआ था। फरवरी 2019 का ऑपरेशन तो सिर्फ एक ट्रेलर था, लेकिन 2025 में पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ड्रोन टेक्नोलॉजी में इंडिया को बिल्कुल अंधा कर दिया। उसके पास दुनिया के बेहतरीन हथियार तो थे, लेकिन उसे चलाने वाला सॉफ्टवेयर यानी माइंडसेट वही पुराना था। नतीजा ये निकला कि 78 बिलियन डॉलर का बजट रखने वाली फौज सिर्फ 8 अरब डॉलर की स्मार्ट स्ट्रेटजी के सामने ढेर हो गई। ये जंग पाकिस्तान ने जीत ली, लेकिन क्या हम वाकई जीत चुके हैं? जब दोनों देशों में भूख हो, गुर्बत आम हो, तालीम और सेहत की सहूलियात नाकारा हो, चाहे कोई भी कामयाबी हो एक हार जैसी ही लगती है। इन 78 साल में हमने जो खोया, जो पाया, उसके बाद आज ये सवाल जरूर बनता है कि आखिर फ्यूचर क्या है। साल से जंगे, नफरतें, बर्बादी, कौन जीता कौन हारा, इस सवाल का जवाब सिंपल नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखें, कौन स्टेबल है? इसमें इंडिया जीत गया है। उसने डेमोक्रेसी का दामन पकड़े रखा, इदारे बनाए और दुनिया को अपनी मार्केट पावर दिखाई, जबकि स्ट्रेटेजिक डिफेंस में पाकिस्तान जीत गया। अपनी तमाम कमजोरी के बावजूद उसने खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को हमेशा रोके रखा, यहाँ तक कि 2025 में इसे हरा भी दिया। पाकिस्तान दुनिया का गालिबन वाहिद मुल्क होगा जिसने दहशतगर्दी को हराया, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां दोनों हार गए, वो है इंसानियत। दोनों ने अपने आवाम को फेल किया है। इंडिया के पास पैसे भी हैं, लेकिन इसे बांटने का निज़ाम नहीं। एक तरफ अंबानी और अडानी है तो दूसरी तरफ मुल्क की आधी से ज़्यादा आबादी हद से ज़्यादा गरीब है। पाकिस्तान के पास कैपेसिटी है लेकिन सिस्टम नहीं। बच्चे दोनों मुल्कों में भूखे सोते हैं। गरीब दोनों मुल्कों में सरकारी अस्पताल के बाहर दम तोड़ देता है। दोनों मुल्कों में हुक्मरान चाहे शेरवानी पहने या वर्दी में हो, सब अपनी ही अना के असीर हैं। अब मुस्तकबिल क्या? इंडिया के लिए वार्निंग। अगर वो अपनी समाजी दरारों को ख़त्म नहीं करता, अगर वो अपने 20 करोड़ मुसलमानों को दुश्मन समझना बंद नहीं करता और अगर वो अपने पड़ोसियों के मुकाबले में गुरूर नहीं छोड़ता, तो इसकी ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भी अंदर की टूट फूट से बच नहीं सकेगी। और पाकिस्तान के लिए वार्निंग ये है कि अगर उसने अपनी सियासी कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं की, अगर हाइब्रिड तजुर्बे छोड़कर एक क्लियर सिस्टम नहीं बनाया और अपनी इकोनॉमी को कर्ज़ों के बजाय पैदावार पर खड़ा नहीं किया, तो मजबूत फौज, मिसाइल और फाइटर जेट्स इसे दिवालिया होने से नहीं बचा सकेंगे। पाकिस्तान और इंडिया जुड़वा देश हैं। दोनों के रास्ते अलग हुए, परवरिश अलग हुई और मंजिल भी मुख्तलिफ होगी, लेकिन तारीख का सबक एक ही है। ताकत सिर्फ बंदूक से नहीं मिलती, असल ताकत इंसाफ के निज़ाम में है। जो मुल्क अपने सबसे कमज़ोर शहरी को इंसाफ दे सकता है, असल कामयाब वही है। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कीप वॉचिंग इनकलाब।